विदेश से इंजीनियरिंग करने के बाद राहुल अब इंडिया ही आ गया था अपने दादा दादी के पास। और उसे दिल्ली में ही अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। उनका बहुत बड़ा बंगला था। राहुल की इच्छा थी कि वो इस बंगले को बिना तोड़फोड़ किए अंदर से हल्की मरम्मत करके इसे रिनोवेट करे। दादी और रमेश, जो कि राहुल के पापा हैं, उनसे पूछने पर उसे इजाज़त दे दी जाती है। राहुल बेटा, तुम अपने हिसाब से कर लो, पर एक शर्त है। क्या ही शर्त पापा? बेटा, जो ग्राउंड फ्लोर पर किचन है ना, जो कि बंद किया हुआ है, उसे बिना छेड़े। बाकी पूरे बंगले में तुम्हारी जो चाहे वो करो। पर पापा, वो किचन के पीछे गार्डन का लुक आता है। मैंने तो डाइनिंग हॉल वही बनाने का सोचा था। इट विल बी ऑसम पापा। तभी दादी आती हैं और बोलती हैं, नहीं राहुल बेटे, वो रसोई पहले ही हुआ करती थी, पर कुछ हादसे की वजह से वो आज तक बंद है। अगर दादाजी को पता चला तो वो बंगले को भी रेनोवेट नहीं करने देंगे। ओके दादी, ठीक है। कुछ दिन में डिज़ाइन तय करने के बाद बंगले का काम करना शुरू कर दिया गया और घर के लोगों को कुछ दिन के लिए एक फ्लैट पर शिफ्ट कर दिया गया। लगभग 6 महीने की मेहनत के बाद वो घर बन चुका था। हेलो। हाँ मम्मा, मुझे आने में देर होगी। आप सब खाना खा लेना। ओके मम्मा। रश्मि, जो कि राहुल की माँ है, उन्होंने बोला, ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना। मम्मा लव यू बेटा। उसके बाद उस दिन हॉल में ही राहुल सोफे पर सोने लगता है। हॉल के सामने उस रसोई के दरवाजे को बार बार देखता है। यार, ये रूम की वजह से हॉल की शान में कमी आ रही है। क्या करूँ इसका, समझ नहीं आता। सुबह होते ही वह मजदूर से कहता है कि इसका दरवाज़ा तोड़ देना और फिर पीओपी से कवर कर देना। यहाँ एक बड़ी पेंटिंग लगा दूंगा पूरी फैमिली की, तब शायद कुछ बेहतर लगे। जी मालिक। ओके, मैं आज नहीं आऊँगा। तुम लोग काम करके जल्दी चले जाना। मेरी मीटिंग है, मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। मजदूर राहुल के कहे अनुसार उस दरवाजे का ताला खोलते हैं, जो कि लाल धागे से बंधा हुआ था। उसे खोलते ही वह दरवाज़ा निकालता है। जैसे ही वह दरवाज़ा तोड़ता है, उसे ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई सदियों से कैद हो। वो कमरे की हालत ऐसी थी जैसे सदियों से बंद हो चुकी कोई चीज़ें उसमें रखी हुई हों, और उस कमरे में पंछी तक नहीं आ सकता था। इस तरीके से वहाँ की खिड़कियों को जाम करा गया था, ईंटों को रौंदा गया था। कुल मिलाकर कहा जाए तो उस कमरे में एक अजीब सी मनुष्यत थी। थोड़ा साफ करने के बाद जब पीओपी की दीवार बनाने लगे तो अचानक काले बादल छा गए। कुत्तों के रोने की आवाज़ आने लगी। फिर भी उनके कहे अनुसार पीओपी की दीवार खड़ी कर दी गई। अचानक से एक बिल्ली मजदूरों पर झपट पड़ी। उनके हाथ से खून निकलने लगा, इसलिए वो लोग छुट्टी करके घर चले गए। अगले दिन जब राहुल आया तो दीवार देखकर काफ़ी खुश था। उसने उसी साइज़ का एक बड़ा फैमिली फ़ोटो बनवाया और एक बार बंगले की पूरी तरह काम देखने के लिए ऊपर की ओर गया। उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। अब घर पूरा बनकर तैयार हो चुका था। अगले हफ्ते में गृह प्रवेश भी था। गृह प्रवेश में एक पूजा भी रखवाई गई। पूजा होने के बाद पंडित जी ने नारियल को घर की चौखट पर बांधने को कहा, जिससे बुरी नज़र नहीं लगेगी, और पूजा का पवित्र जल घर के कोनों में छिड़कने को कहा। राहुल ने पंडित जी के कहे अनुसार नारियल बांध दिया। जैसे ही उसने नारियल बांधा, उसके 2 मिनट बाद वो नारियल अपने आप टूट के नीचे गिर गया और फूट गया, और उसमें से कीड़े निकलने लगे और नारियल पूरा काला हो चुका था। ये देखकर रश्मि चिल्लाई, माँ जी, ये ये क्या हुआ? कहीं ये किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं है ना? अरे माँ, आप भी ना कितना सोचती हो। दुकान वाले ने सड़ा नारियल दे दिया होगा। इट्स नॉट अ बिग डील माँ, सो चिल। रश्मि ने गुरुजी के हाथों से जल लिया और घर के कोनों में छिड़कने गई। पर जैसे ही वो गई,
उस पर काली बिल्ली झपट गई और उसके हाथ से लोटे का जल नीचे गिर गया। ये देखकर रश्मि घबरा गई। पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है? बेटी, इस घर में किसी की बुरी आत्मा का साया है। चिंता न करो, कल मैं आकर ग्रह शांति की पूजा कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर सब खाना खाने लगते हैं। सब मेहमान चले जाने के बाद सब थकान की वजह से जल्दी सो जाते हैं। राहुल की दादी पानी पीने किचन में जाती है। करीब रात के 12 बजे पीछे से आवाज आई, मॉम जी। ये आवाज़ सुनकर राहुल की दादी काफ़ी डर गई और उनके हाथों से पानी का गिलास गिर गया। उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं था। उन्हें लगा शायद थकान की वजह से उनको वहम हो रहा होगा और वो अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी अचानक से एक साया उनके सामने आया और वो ज़ोर से चिल्लाई, पर उनके चिल्लाते ही उस साये ने उन्हें सीढ़ी से नीचे धक्का दे दिया और वो गिर गई। उनकी आवाज़ सुनकर घर के सब लोग आए और तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन बाद उन्हें होश आया। होश में आते ही उन्हें सब पूछने लगे, क्या हुआ दादी, आप कैसे गिरी थी? माँ, माँ तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई थी? क्या हुआ था, कैसे गिरी तुम? रश्मि भी कहती है, माँ आप ठीक तो है ना? तभी अचानक पूरे अस्पताल में गंदी सी महक आने लगी और तभी वहां पर एक साया आया जिसे सिर्फ राहुल की दादी देख पा रही थी। बताइए ना मॉम जी, क्या हुआ था, कैसे गिर गई आप? बोलना बुढ़िया, बता। वो बोलने की कोशिश कर रही थी, तभी उन्हें लकवा मार गया। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें लकवा हो गया है। सब बड़े ही उदास थे। राहुल की दादी ने इशारे से बुलाया और कहा कि अब शायद वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगी। उनकी आखिरी इच्छा है कि उनकी पोते की शादी उनके जिंदा रहते ही हो जाए। सब राहुल के लड़की देखने लगे, पर राहुल सब लड़कियों को रिजेक्ट कर देता। उसकी माँ रश्मि को भी इनकार की वजह समझ नहीं आ रही थी। एक दिन राहुल ने खुद इस बारे में अपनी माँ से बात करने का फैसला किया। मम्मा सुनो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मम्मा, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, त्रिशा नाम है उसका। उसके घर वाले भी हमारे रिश्ते के बारे में जानते हैं। अगर आप पापा से इस बारे में बात करो तो। अरे पागल, कैसी बात कर रहा है, पहले पता था ना। मैं आज ही तेरे पापा से बात करती हूँ। रश्मि रमेश से बात करती है और वो भी इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। राहुल भी त्रिशा की फैमिली को इन्फॉर्म कर देता है। अगले हफ्ते तक वो भी आ जाते हैं और अगले दिन की सगाई की डेट निकाल देते हैं। रश्मि रसोई में उन सबके लिए चाय बना रही थी और अचानक से उसके पल्लू में आग लग गई। राहुल भागा और आग बुझाई। घर में हो रहे लगातार हादसों से सब तंग आ गए थे। रश्मि ने गुरुजी को कॉल करा और उन्हें कल ही कल जल्दी जल्दी आने की विनती करी। अगले दिन दोपहर हो गई, पर गुरुजी अभी तक नहीं आए थे। रश्मि ने फिर आश्रम में कॉल किया तो उनके शिष्यों से पता चला कि गुरुजी की मृत्यु हो गई और बड़ी ही रहस्यमय तरीके से हुई है। ये सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने बताया था कि इस घर में किसी बुरी शक्ति का वास है और उनके साथ ये कहीं किसी बुरी शक्ति ने तो नहीं करा। सबको ऐसा ही लग रहा था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? त्रिशा और राहुल की शादी हो गई। महीना हो गया था शादी को। एक दिन त्रिशा खिड़की के पास बैठी डायरी लिख रही थी। तभी उसे लगा कि जैसे पीछे से किसी ने उसे आवाज़ दी है। जब उसने पीछे पलट के देखा तो कोई नहीं था। फिर दोबारा आवाज़ आई। त्रिशा इस बार डर से सहम गई और डर के मारे बेहोश हो गई। नींद में उसे एक औरत दिखाई दी। वो वाइट गाउन पहने हुए थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। एसी बंगले में वो रसोई में खाना बना रही थी। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, सब धुआं धुआं हो गया और झटके से त्रिशा को होश आ गया और उसने आजू बाजू में देखा तो सब लोग उसे घेर कर खड़े थे। त्रिशा का सारा शरीर बुखार से तप रहा था। डॉक्टर को त्रिशा ने सारी बात बताई। डॉक्टर ने बताया कि उसे थकान की वजह से ये सब महसूस हो रहा होगा। अक्षय शादी के बाद
लड़की की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आता है। शायद उस वजह से उन्हें हो रहा हो। तो त्रिशा को किसी हिल स्टेशन पर जाने की सलाह दी। त्रिशा की तबीयत के बारे में सुनकर उसकी माँ सीमा तुरंत अगले ही दिन त्रिशा से मिलने उसके ससुराल चली गई। त्रिशा की माँ ने जैसे ही त्रिशा के सर पर हाथ रखा, उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई साया जो त्रिशा के ऊपर 24 घंटे नजर रखे हुए हो। कैसी हो बेटा? मैं तो घबराई गई थी। तुम आराम करो, मैं यहाँ तब तक रुकूंगी जब तक तुम ठीक ना हो जाओ। ये और कोई नहीं, सीमा थी। सीमा त्रिशा के पास बैठकर सब कुछ ऑब्जर्व करने लगी। उसे कुछ आत्मा के होने की फीलिंग आ रही थी। दरअसल सीमा पेशे से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी, तो उसे भूत प्रेत आत्माएं आसानी से दिख जाती थी। पर वो ये सब त्रिशा के ससुराल वालों के सामने नहीं करना चाहती थी। नई नई शादी है, पता नहीं क्या समझे। तभी रश्मि ऊपर आ गई। अरे सीमा जी, नीचे आइए, चाय तो पी लीजिए। सीमा नीचे हॉल में चली जाती है। हॉल के डाइनिंग टेबल पर बैठकर फैमिली फोटो बड़े ध्यान से निहारती है। पता है सीमा जी, ये फ्रेम राहुल ने बनवाया है। हाँ रश्मि जी, बहुत सुंदर है ये। इस समय सीमा को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी महसूस हो रही थी, पर उसने रश्मि से कुछ नहीं कहा। लेकिन तभी वहाँ अचानक से काले बादल छा गए और त्रिशा के कमरे से जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। सब भागकर उसके रूम में गए, पर वो दिख नहीं रही थी। बहुत देर बाद राहुल का ध्यान गया कि वो चारपाई के ऊपर लेटकर मंत्र पढ़ रही है, और इस समय वो उल्टी लेटी हुई है। और सीमा की तरफ देखकर बोली वो, और सीमा कैसी है? तू भी इन सबके साथ मिली हुई है? सोचा नहीं था। सीमा सुन के उसके मुंह से निकला, रोजलिन तुम? हाँ मैं। ये नाम सुनकर रमेश की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, और उसकी माँ, जिसे लकवा मार गया था, वो अपने आप व्हीलचेयर के साथ हवा में उड़ने लगी और उसी कमरे में आ गई जहाँ सब थे। सब चिल्लाने लगे, छोड़ दो उसे त्रिशा, क्या कर रही हो ये सब? क्या हो गया है तुम्हें? होश में नहीं हो क्या? छोड़ दादी को। पर त्रिशा किसी की नहीं सुनती। और बताइए मॉम जी, मैंने आपकी खातिरदारी ठीक की थी ना? हाँ, उस दिन मुझे धक्का नहीं देना चाहिए था, बल्कि जान से मार देना चाहिए था। पर तुझ जैसी औरत को इतनी आसान मौत कैसे मिल सकती है? तुझे मरना होगा, पर इतनी आसानी से नहीं। इतना तड़प कर कि मौत को भी शर्म आ जाए। त्रिशा दीवार पर उल्टी लेटी हुई सब बोल रही थी। वो बहुत खतरनाक मंजर था, जिसको देखकर सब डर गए थे, पर कोई कुछ समझ नहीं पाया सिवाय रमेश और उसकी माँ के। उतने में ही सीमा लोटे में रखा गंगा जल त्रिशा पर डाल देती है, जिससे रोजलिन की आत्मा चली जाती है और त्रिशा जमीन पर गिर जाती है। सबने उसे उठाया और बेड पर लिटाया। सीमा पूछती है कि क्या घर में से किसी को कुछ पता है इस बारे में? और वो दादी को मॉम क्यों कह रही थी? क्या किसी को कुछ पता है इस बारे में? थोड़ी ही देर में सब हॉल में बात कर ही रहे थे कि तभी दीवार पर लगी पेंटिंग में आग लग जाती है और गहरे घने बादल छा जाते हैं। और फिर त्रिशा के रूम से रोशनी आने लगी और सीढ़ियों से वो वाइट गाउन में नीचे उतरी। माथे से खून टपक रहा था, सफ़ेद कपड़े खून से भीगे हुए थे, बाल बिखरे हुए, हवा में उड़ती हुई सीधी रमेश के पास आई। सब काफ़ी सहम सहम गए सब देखकर। सिम्मो, मैं तो तुम्हारी बचपन की दोस्त थी, क्या तुझे शर्म नहीं आई इन लोगों से मिली हुई है? सीमा ने कहा, अरे नहीं, तू गलत समझ रही है। त्रिशा मेरी बेटी है, और तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, ये मुझे तुमसे पता चल रहा है। और तुम ये क्यों कह रही हो कि मैं इन लोगों से मिली हुई हूँ? क्या किया इन लोगों ने? तभी रमेश ने त्रिशा पर हमला किया गमले से, पर वो कुछ नहीं कर सका। रोलजिन की आत्मा त्रिशा की ही थी। उसे लग रहा था कि यह सब त्रिशा और सीमा की कोई चाल है। रोजलिन ने उसे उठाकर हवा में लटका दिया। तो इन सबको सच बताए, इतनी तुझ में हिम्मत नहीं। सुनो तुम सब, मैं और रमेश
एक ही ऑफिस में काम करते थे। वो ऑफिस मेरे पापा का ही था, पर पापा की इच्छा थी कि मैं पहले काम सीख लूँ, फिर ऑफिस संभालूँ। रमेश से मुझे प्यार हो गया और ये भी मुझे पसंद करता था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी मेरे नाम थी। अब मेरी खुशी रमेश के साथ थी, इसलिए मम्मी पापा भी आसानी से मान गए और हमारी शादी हो गई। शादी के बाद पापा ने बिजनेस की जिम्मेदारी रमेश और मुझ पर दे दी। नई नई शादी थी, इसलिए मैं कुछ महीने नहीं गई। बाद में जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, तब मैंने अकाउंट चेक किए, जिससे मुझे पता चला कि कंपनी के शेयर्स धीरे धीरे रमेश ने अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लिए हैं। पर मैंने इतना माइंड नहीं किया। जब मैंने ये बात घर आकर पूछी, तो इसने मुझे मारा। बस वहीं से इसकी हैवानियत का सिलसिला शुरू हो गया। जब मैं अगले दिन गई, तब मुझे मैनेजर ने बताया, सर बिजनेस का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और लड़कियों का भी बहुत चक्कर है, जिन्हें वो ऑफिस के अपने कैबिन में ही करते थे। अय्याशी। मैनेजर मेरे मामा के मुंह बोले भाई थे, इसलिए उन्होंने मुझे सब बताया, पर मैंने यकीन नहीं किया और इस दरिंदगी में ये भूल गया कि इसके कैबिन और ऑफिस में कैमरा लगा है, जिसका इसे ध्यान नहीं था। इसलिए उन्होंने इसकी अय्याशी के सारे कारनामे रिकॉर्ड कर रखे थे। जब मैंने घर में आकर इस बात में बात की, तब ये मुझे पीटने लगा। पर इस बार मैंने हिम्मत दिखाई और इसका जवाब भी दिया कि मैं अगले दिन ही पुलिस को खबर कर दूंगी। इस पे ये और इसकी माँ हंसने लगे। तुझे अब जब सब पता चली गया है, तो सुन, मैंने तुझे अपने प्यार में इसलिए फंसाया क्योंकि मैं तेरी प्रॉपर्टी लेना चाहता था। समझी तू? मेरे प्लान को मत बिगाड़। वैसे भी तेरे बूढ़े माँ बाप इसका क्या करेंगे? फिर मैंने कहा कि इसके ये सपने मैं कभी पूरे होने नहीं दूंगी। तभी इसकी माँ ने मुझे पीछे से लात मारी और सर पर लोहे की रॉड से हमला किया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया, तब तक ये बुढ़िया मेरे पैर हाथ बांध चुकी थी और हंसकर बोली, अच्छा हुआ रमेश ने शानदार बंगला पहले ही अपने नाम करवा लिया था। ये सुनकर मैं रमेश को हैरानी से देखने लगी। तब उसने बताया, इसके धोखे से साइन करवाने में तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? और उसी रसोई में मुझे इन्होंने जिंदा जला दिया। मैं खुद को ना बचा सकूं, इसलिए इस बुढ़िया ने मेरे हाथ पैर बांध दिए थे। इन लोगों ने मेरे मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, जिसकी वजह से मैंने ये भी नहीं बता पाऊँ कि मेरे पेट में बच्चा है। मैं माँ बनने वाली हूँ। ना ही मैं अपनी जान की भीख मांग पाई और इन्होंने मेरे साथ मेरे बच्चे को भी मार दिया और फिर इस कमरे को तांत्रिक विद्या से बांध दिया, जिसकी वजह से मेरी आत्मा वही कैद हो गई। 40 साल इंतज़ार किया है मैंने इस बदले का, बस ये इंतज़ार में कि कब मैं इन माँ बेटों को मार कर अपना बदला करूं। और मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ जब उस मज़दूर ने वो अभिमांत्रित ताला तोड़कर उस दीवार को तोड़ा। बस उस दिन से हर एक दिन मैंने इसकी माँ को तड़पाया। अब बदला लूंगी मैं अपना। तभी रमेश भाग कर गया और उसके ऊपर देवी माता की सिंदूर डाल दिया, जो रश्मि ने वैष्णो देवी से लाया था, जिसकी वजह से त्रिशा के शरीर से वो आत्मा चली गई और वह ज़मीन पर गिर गई। रमेश वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर रोजलिन की आत्मा उसके सामने अपने असली रूप में आ जाती है। रमेश घबराकर ज़मीन पर गिर जाता है। रोजलिन उसके पैर घसीटते हुए उसी रसोई में जाती है जहाँ उसे जलाया होता है। सुनिए, देखिए रोजलिन, मैं जानता हूँ कि मेरे पापा ने आपके साथ गलत किया, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। आप उन्हें माफ़ भी मत कीजिए, लेकिन इन्हें सज़ा मिलेगी। हम दिलवाएंगे सज़ा। देख लड़के, मुझसे तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तू मेरे रास्ते से हट जा। नहीं रोजलिन जी, तुम इन्हें छोड़ दो। मैं माफ़ी मांगता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तभी राहुल की माँ भी आती है और वो भी माफ़ी मांगती है। तू कितनी भोली है। क्या तुझे पता है कि तेरे बाप की खेती जो किसी ने हड़प ली थी, उसमें किसका हाथ था? जानती है? इसी तेरे पति ने हड़पी है और तेरे पति का हाथ था। और हाथ से वो दीवार की तरफ इशारा करती है। वहाँ सब किसी की पिक्चर की तरह सब देखने लगता है। ये सब देखकर रेशमी चुप हो जाती है। चुप क्यों हो गई? और वो पंडित
जिसे तूने गृह शांति के लिए बुलाया था। शादी के 2 दिन पहले उसने तेरे पति ने बात की थी उस पंडित से। वो बहुत सिद्ध पंडित था, उसे सब पता चल गया था। इसलिए उस पंडित ने तेरे पति को कहा था कि अपने परिवार को सच बता दे और अपनी गलती मान ले। शायद भगवान थोड़ी देरी सजा कम करवा दे, पर इसने उस पंडित का भी खून करवा दिया, इस डर से कि कहीं इसकी असलियत सबके सामने ना आ जाए। तभी रमेश बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसे के मोह में मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। पर रोजलिन उसकी एक नहीं सुनती और उसका सर उसके शरीर से अलग कर देती है और उस रसे कमरे में आग लगा देती है अपने आप, और उसी में रमेश को वो जिंदा जला देती है। सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर कोई कुछ नहीं कर पाता और वो मर जाता है। अब बारी थी बुढ़िया की। उसकी व्हीलचेयर हवा में अपने आप उड़ने लगी उसके सर पर। पहले रोजलिन ने गमले से मारा, ठीक उसी तरह जैसे उसने रोजलिन को मारा था। फिर उसके हाथ पैर बांध दिए और फिर उसे आग में जिंदा जला दिया। ये सब देखकर घर वालों को खून जम गया था। अब वो समझ गए थे कि अब उनकी बारी है मरने की। उन दोनों के बाद घर का माहौल एक अजीब से सन्नाटे में घिर चुका था, जैसे तूफान के आने से पहले होता है। पर रोजली ने ऐसा कुछ नहीं किया जो सब सोच रहे थे। डरो मत, मेरी तुम सबसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे बस इन दोनों से बदला लेना था, जो कि मैंने ले लिया। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। सिम्बो, अपनी बेटी का ख्याल रखना, मैं इसी की कोख से फिर जन्म लूंगी। इतना कहकर उसकी आत्मा आसमान की तरफ गायब हो जाती है और सब शांत हो जाता है। इस बात को बीते हुए 2 साल हो गए और रश्मि या राहुल उन्हें अफसोस भी नहीं हुआ, क्योंकि जो रमेश और उसकी माँ ने किया था वो किसी जानवर से भी बदतर था। मन में गम था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी पत्नी भी थी। 6 महीने और बीतने के बाद त्रिशा को एक बेटी हुई और राहुल ने सबने मिलकर उसका नाम रोजलिन रखा। सब खुश थे क्योंकि सब ठीक हो गया था। कभी कभी इंसान इतना हैवान हो जाता है कि वो भूल जाता है कि भगवान भी इसका हिसाब लेते हैं। मनुष्य कर्मों को करके भूल जाता है, पर भाग्य नहीं। जो हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं वो हमारे साथ भी होता है। इसलिए अपने अंदर इतनी हैवानियत ना होने दें। दोपहर का वक्त ढल रहा था, मौसम में सन्नाटा सा छा रहा था। बचाओ, बचाओ, ए, ए, कौन हो तुम, कौन हो तुम? साक्षी, जगदीश और शंकर दौड़े चले आ रहे थे पुरानी हवेली के पीछे के दरवाजे से। एक सूखे कुएं के पास साक्षी लंबी सांसें भरती हुई बोलती है, अरे क्या हुआ सोचा, क्यों चिल्ला रही हो? कोई भी तो नहीं है यहाँ, फिर क्यों चिल्ला रही हो? अरे यार, हम सभी यहाँ हॉरर टेलीफिल्म की शूटिंग के लिए आए हैं, तो सोचा कुछ सीन क्रिएट कर लूं। देखो, तुम लोग कितने डर रहे हो। और मुझे यकीन नहीं था कि तुम लोग सच में डर जाओगे। अगर तुम इतना डरोगे तो शूटिंग कैसे करोगे? तभी शंकर बोलता है, अच्छा भाई ठीक है, अब चलो सब नाश्ता तैयार है, सभी नाश्ता करो और शूटिंग की भी तैयारी करते हैं। जैसे ही सभी आगे बढ़ते हैं, पीछे से सूखे कुएं के पास से डरावनी हंसी में आवाज आती है। सोचा तो फिर से डरा रही है ना? नहीं, नहीं साक्षी, अभी मैंने बिल्कुल ही आवाज नहीं करी, कसम से, मैं सच बोल रही हूँ। हाँ हाँ, चल चल, तेरे भी नहीं रख रहे होंगे। सभी नाश्ता करके पुरानी सी हवेली में इधर उधर घूमने लगते हैं। शंकर पीछे की दरवाजे की तरफ जाता है। वहीं सूखी हुई कुएं के पास एक बहुत ही सुंदर सी लड़की को बहुत ही कम कपड़े में देखता है, और वह लड़की शंकर को इशारों में अपने पास बुलाती है। शंकर बिना कुछ समझे बुझे उस लड़की के करीब चला जाता है। नजदीक आते ही उस लड़की की सूरत बेहद ही बद्दी और बदसूरत हो जाती है और उसमें से बदबू आने लगती है, मानो वो चुड़ैल की हो। शंकर तो अंदर से बहुत ही डर गया था और जोर जोर से
जगदीश को आवाज देने लगा, बचाओ, बचाओ जगदीश बचाओ। वह चुड़ैल शंकर को उस कुएं में ले जाना चाहती थी, लेकिन शंकर के गले में हनुमान जी का लॉकेट था, जिसकी वजह से चुड़ैल वापस कुएं के अंदर चली जाती है। तभी जगदीश वहां आ जाता है। क्या हुआ शंकर, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? भाई, भाई जल्दी चल यहाँ से, अगर जान प्यारी है, वरना कुएं वाली चुड़ैल हम सबको मार देगी। चल भाई, देर ना कर। जैसे ही दोनों हवेली के अंदर जाते हैं, स्वेच्छा और साक्षी भयंकर चुड़ैल से डरावना रूप बनाकर दोनों पर भिड़ जाती हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा खून पीकर ही रहूंगी। तुम्हारे खून की खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे पीना है। आज तुम्हारी जवान भरी स्वाद की खून, मजा आ जाएगा। साक्षी और स्वेच्छा को देखकर दोनों और भी डर जाते हैं। डर के मारे दोनों की सांसें रुकने लग जाती हैं। साक्षी और स्वेच्छा भी दोनों की हालत देखकर डर जाते हैं और बोलने लगती हैं, मुझे माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हम तो बस नाटक कर रहे थे, लेकिन तुम दोनों तो वाकई में बहुत डर गए हो। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? इतना बोलते ही हवेली की सभी खिड़की और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। माहौल एकदम डरावना, मौत की तरह हो गया था। तभी हंसने की आवाज आती है। तुम सब मरोगे, कोई भी नहीं बच पाएगा। तुम्हें क्या लगा इस हवेली में आकर अपने फिल्म की शूटिंग कर लोगे? कभी नहीं, ये तो सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। आज आधी रात तक तुम सभी का खून पीकर मैं और भी जवान हो जाऊंगी। अब कैसे बचोगे तुम? चारों के चारों सभी ये सुन के बहुत डर जाते हैं, मानो मौत उनके सामने ही खड़ी हो। अब तो हम सभी की मौत हो जाएगी और ये चुड़ैल और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। लेकिन लेकिन हम सभी में से किसी एक का बचना बहुत ज़रूरी है, तभी इनको मार सकते हैं, वरना ना जाने कितने और बेकसूरों को मारेगी। जगदीश बोलता है, शंकर सुनो, तुम साक्षी और सच्चा को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इस चुड़ैल से तब तक निपटता हूँ। नहीं भाई, मैं तुम्हें इसके पास अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसकी शक्तियों से ज़्यादा हनुमान जी के मंत्रों के उच्चारण में शक्ति है, और हम सब मिलकर हनुमान जी की चालीसा और आरती करते हुए यहाँ से सुरक्षित निकलेंगे। सभी एक साथ हाथ में हाथ जोड़कर हनुमान जी की चालीसा पढ़ते हुए बाहर निकल जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। चुड़ैल बस चिल्लाती रहती है, मत जाओ, मत जाओ। लेकिन सभी खुद को बचाने में सक्षम हो जाते हैं और बजरंगबली की जय जयकार करते हुए निकल जाते हैं, और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। चलो सुखिया, जल्दी करो, सामान उतार दो, शाम भी होने वाली है, बच्चों को भूख भी लगी हुई है। जी मालकिन, बस हो ही गया। अच्छा सुखिया, तुमने सभी कमरे साफ कर दिए ना? जी मालकिन, हमने सभी कमरे साफ कर दिए हैं और रसोई में भी बच्चों के खाने के लिए भोजन भी बना दिया है हमने। लेकिन मालकिन, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछें? साहब ने शहर से इतनी दूर घनी जंगलों के पास ये बंगला क्यों लिया? यहाँ तो हर पल ही एकांत माहौल रहता है, ना कोई आता है ना कोई जाता है। अरे हाँ, इसीलिए तो लिया है, क्योंकि उन्हें एकांत जगह पसंद है। जी मालकिन ठीक है। वैसे मालकिन साहब कब तक आएंगे? उनको आते आते लेट हो जाएगा सुखिया, शायद रात को 9 बजे तक आ जाएंगे। अच्छा, तुम बंटी और बबली को कमरा दिखा दो और दोनों को खाना भी खिला देना। उसके बाद मेरे लिए कब चाय बना कर ले आना, तब तक मैं अपने कमरे में हूँ। जी मालकिन ठीक है, आप जाएं। सुखिया बंटी और बबली को उनके कमरे में ले जाते हैं। दोनों बच्चे नए घर में आकर बहुत ही खुश थे। दोनों को सुखिया खाना खिला देता है और दोनों को उनके खेलने और कूदने की कमरे भी दिखा देता है। उन कमरे में एक दरवाज़ा होता है जो थोड़ा गंदा और डरावना दिख रहा था। सुखिया बच्चों से बोलता है, बंटी और बबली, इस दरवाजे को मत खोलना, ठीक है? अब मैं जाता हूँ ऊपर तुम्हारी माँ के लिए चाय बनाने। हाँ हाँ सुखिया अंकल, आप जाओ, हम दरवाजे नहीं खोलेंगे। दोनों बच्चे खेलने में मशगूल हो जाते हैं। तभी कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये डरावनी आवाज़ें सुनकर बबली डर जाती है। फिर दरवाजे जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ भी होने लगती है।
ऐसा लग रहा था कि कोई लगातार दरवाज़ा खटखटा रहा हो। जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ें काफ़ी तेज़ होने लगती हैं। आवाज़ें सुनकर बंटी बोलता है, कौन है? कौन है? बबली बोलती है, भाई चल मम्मी के पास चल, मुझे डर लग रहा है। चुप कर बबली, तू तो बस डरती रहती है। बंटी दरवाजे को खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही बड़ी बड़ी बहादुर भयानक भयानक कीड़े मकोड़े भी घर के अंदर आने लगते हैं, और एक तेज़ बहती हवा सन से दोनों को उसी दरवाजे के अंदर एक खौफनाक जंगलों में ले जाता है। बंटी और बबली के सामने एक खौफनाक जंगल होता है जिसमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। दोनों बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। तभी उनके सामने एक बड़ी सी लंबी बालों वाली दो मुंह चुड़ैल आती हैं, जिनकी आंखें लाल लाल होती हैं और आंखें खून जैसी होती हैं, और पूरे बदन पर काली काली धब्बों का गहरा निशान बेहद ही बदबूदार खौफनाक दिख रहे थे। बबली तो देखते ही बेहोश हो गई और बंटी को उन चुड़ैलों ने पकड़ लिया। मानसी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी बड़ी बड़ी बहादुरों को घर में प्रवेश करते देख वो बहुत ही डर जाती है। ये क्या है सुखिया? कहाँ हो? जल्दी आओ। जी मालकिन, क्या हुआ? ये सब क्या है? बच्चे तो ठीक है ना? सुखिया बहादुरों को देख के समझ जाता है कि दरवाजा बच्चों ने खोल दिया है। मालकिन जल्दी चलिए बच्चों को बचाने, वरना अनर्थ हो जाएगा। सुखिया तुम क्या बोल रहे हो? अनर्थ हो जाएगा? मेरे बच्चे ठीक तो है ना? मुझे नहीं पता मालकिन, पर अभी तक दोनों सुरक्षित होंगे। बस अब जल्दी से चलो। मैं जैसे बोलता हूँ अब वैसे ही करो। आप अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल पकड़ें और मैं लालटेन और नुकीले हथियार ले लेता हूँ। पर ये सब क्यों सुखिया? मालकिन, मालकिन बच्चों को बचाने के लिए। बच्चे हमें हमारे मुसीबत में हैं। मालकिन, ये सब सिर्फ बच्चों को बचाने के लिए है। बच्चे हमारे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। मालकिन, बच्चों के खेलने के कमरे में एक दरवाज़ा है, जिसे खोलने के बाद सीधे ही खौफनाक जंगल में जाते हैं। और बंटी बबली भी वहीं चले गए। और उस खौफनाक जंगल में बहुत सारे कई सालों से भूखे राक्षस, चुड़ैल, पिशाच और भी कई खतरनाक जंगली जानवर हैं जो खून पीना चाहते हैं इंसानों का। ठीक है सुखिया, जल्दी चलो। सुखिया बूढ़े दरवाजे पर देवी माँ की तस्वीर लगा देता है। ये किस लिए करा सुखिया? मालकिन, ताकि ये दरवाज़ा खुद ही बंद ना हो और हम सब सही सलामत खौफनाक जंगल से वापस आ जाएं। दोनों खौफनाक जंगल में अंदर जाते हैं। वहाँ का दृश्य देखकर दोनों की डर के मारे रूह कांप जाती है। अजीब गंदगी बदबू, जैसे कई दिनों से कोई लाश सड़ रही हो, और काफ़ी अजीब आवाज़ें आ रही थी और वो सबको डरा रही थी। तभी मानसी बंटी को एक पेड़ पर लटके हुए देखती है। बंटी, बंटी। मानसी बंटी को उतार कर अपने सीने से लगा लेती है। बंटी के बदन पे बहुत से काटने के निशान थे, जिससे उसे बेहद ही दर्द महसूस हो रहा था। और बबली भी वहां पर बेहोश पड़ी थी। बबली को बेहोश देखकर मानसी रोने चिल्लाने लगती है। मालकिन चुप हो जाइए, रोइए मत, रोइए मत। मालकिन यहाँ पर चिल्लाइएगा मत, वरना मुश्किल हो जाएगी। यहाँ से बच के जाना है। धीरे धीरे यहाँ पर और पिशाच आएंगे। मालकिन, हमें जल्द से जल्द कदम रखना पड़ेगा। शायद इसलिए बंटी और बबली अकेले हैं। हाँ सुखिया, तुम सही बोल रहे हो। सुखिया, ये बबली को गोद में उठा लो। और वो दोनों दबे पांव धीरे धीरे दरवाजे के पास आते हैं। तभी किसी ने सुखिया के हाथ पकड़ लिया। सुखिया चिल्लाता है, मालकिन, आप बच्चों को लेकर दरवाजा बंद कर लें। मानसी अपनी हिम्मत से पहले दोनों बच्चों को जल्दी जल्दी अंदर की तरफ धकेलती है और अपने हाथ में ली हुई मशाल से उस सुखिया को बचा लेती है और जल्द से खौफनाक जंगल के दरवाजे को बंद कर देती है। और यही कहानी खत्म होती है। अरे सुनती हो भाग्यवान? लक्ष्मी, आपका बेटा तैयार हो गया है। पर इतनी जल्दी क्यों? कहीं जाना है क्या? हाँ, जाना है काम पर। राजा ने घोषणा करवाई है कि जो भी अपनी बहादुरी से बावड़ी का निर्माण करेगा, उसे मजदूरी के अलावा भी उपहार में सोने, चांदी, हीरे जवाहरात मिलेंगे। हाँ वो तो ठीक है, पर जाना कहाँ है बावड़ी निर्माण के लिए? अरे वहीं जाना है भाग्यवान, जहाँ सालों से सूखी बावड़ी पड़ी है।
उसी की बगल वाली जमीन पर बावड़ी बनवानी है। अरे पर वो तो खूनी बावड़ी है, और उस जमीन पर जाने के लिए उसी सूखी बावड़ी को पार करके जाना होता है, और जो भी वहां आता है बच के नहीं आता। तो तुमको भी मरना है क्या, जो वहां जा रहे हो? हरी भाग्यवान, हम गरीबों को भूत नहीं पकड़ते हैं। वैसे भी अब कुछ धनराशि कमाने की बारी आई है, तो अब इस बात का सवाल मत करो, और जाओ जल्दी से अपने लाडले बेटे को बोलो कि बावड़ी निर्माण के लिए जाना है। तुमने तो अपनी जिंदगी जी ली है, पर तुम्हारे बेटे की अभी उम्र ही क्या है? अभी अभी तो जवान हुआ है बेचारा, उसे कान पर ले जाना चाहते हो? अगर उसे कुछ भी हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं पहले ही बता देती हूँ। अरे लक्ष्मी, कुछ नहीं होगा तेरे लाडले को, मैं कुछ होने नहीं दूंगा उसे। तू क्यों चिंता करती है? वो सूखी बावड़ी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तू परेशान ना हो। दोनों बाप बेटा पहले राजा के दरबार में जाते हैं, और राजा को बड़ी विनम्रता पूर्वक बावड़ी निर्माण के सभी औजार लेकर वहां से चल देते हैं। रास्ते में कुछ पथिक भी मिलते हैं, जो उनसे पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो भैया? ये रास्ता तो खूनी बावड़ी की तरफ आता है। भैया हम वही जा रहे हैं, वो बावड़ी निर्माण कराना है। वो लोग बोलते हैं, फिर वहां भूल के भी ना चाहिए, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। पर बाप बेटे दोनों किसी की कुछ भी नहीं सुनते, और आगे अपनी मस्ती में बढ़ते ही रहते हैं। जैसे ही सूखी बावड़ी के वो नज़दीक जाते हैं, दोनों को बहुत ज़ोर से प्यास लगने लगती है। दोनों ही अपनी पानी की थैली निकाल कर पानी पीते हैं, और वहीं कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं आराम करने। तभी कुछ अचानक अजीब से दिखने वाले बेहद ही बदबूदार जानवर उनके करीब आते हैं। पर रमणी, जो सरताज का बाप है, वो अपने नुकीले हथियार से उन्हें भगा देता है। फिर भी भूतिया आवाज़ें उनको डराने लगती हैं। उधर क्या है बापू? वो देखो। क्या है बेटा? कुछ भी तो नहीं है, चल तू अब डर मत, कोई भी नहीं है वहाँ। पर बाबू था, किसी का काला साया था। चुप कर, मुझे मत डरा। सरताज अंदर से बहुत डर गया था, फिर भी वो आगे बढ़ने को मजबूर था, नहीं तो बापू उसे मारते। रमणी सरताज की बातों पर ध्यान नहीं देता है, और बिना डरे अपने बेटे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही रमणी सूखी बावड़ी के सीधों पर जाता है, वैसे ही वहां पर अंधेरा छाने लगता है। सरदार डर जाता है। बाबू, ये इतना अंधेरा कैसे होने लगा? कुछ नहीं बेटा, बस ये सब मायावी जादू टोने हैं, और तुम्हें इस जादू टोनों से घबराना नहीं चाहिए। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, और हम दोनों मिलकर इस सूखी बावड़ी को पार कर लेंगे। और हम दोनों मिलकर इस सूखी बावड़ी को पार कर ही लेंगे। दोनों जैसे जैसे सीढ़ी पार करते हैं, अंधेरा और भी गहरा होने लगता है, और अजीब अजीब आवाज़ें उन दोनों को डराने लगती हैं। सरताज अब बहुत ही डर चुका था, और एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। बाबू, तुम चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप अपनी लालच छोड़ो, अगर हम जिंदा रहे तो मेहनत करके बहुत पैसा कमा लेंगे। तभी अचानक से सरताज का हाथ छूट जाता है, वह नीचे की तरफ गिर जाता है। रमणी लोहार को अब डर लगने लगता है, वह पसीने से कुछ ही देर में तरबतर हो जाता है। रमणी जोर जोर से सरताज को आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई भी आवाज़ उसे सुनाई नहीं देती। अंधेरे में रमणी अपने कदम आगे बढ़ाया जाता है। तभी अचानक उसका पैर दलदली मिट्टी में फंसने लगता है। बचाओ, बचाओ, रमणी चिल्लाता है, लेकिन रमणी की आवाज़ कोई भी नहीं सुनता, और सुने भी तो कैसे, वहाँ कोई रहता तो सुनता ना। अब रमणी और भी ज़्यादा डर जाता है, और रमणी जैसे तैसे करके उस दलदल मिट्टी से बाहर निकलता है, और बाहर आते ही वो सीढ़ियों से फिसल कर नीचे गिर जाता है। रमणी लोहार जोर जोर से अंधेरे में सरताज को पानी में मोती ढूंढने जैसा ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलता। तभी छपाक छपाक की आवाज़ रमणी के कानों में पड़ती है। कौन है? कौन है वहाँ? बाबू, मैं हूँ, मैं बाबू। बाबू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मेरे बेटे, तू तो ठीक है ना? जी बाबू, मैं ठीक हूँ,
लेकिन बहुत ही डर लग रहा है। हाँ मेरे बेटे, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं हूं ना साथ तेरे। हम दोनों मिलकर इस खूनी बावड़ी से अपनी जान बचाकर बाहर निकलेंगे। लेकिन बाबू, अम्मा तो बोलती है कि यहाँ जो आता है वो बच के नहीं जाता। बाबू, अब हम दोनों भी मर जाएंगे। बिल्कुल नहीं बेटा, तो हिम्मत मत हार, कुछ नहीं होगा। बस भगवान का नाम ले और इस बावड़ी से बाहर निकलने का उपाय सोच। बाबू, आपने तो बोला था कि मुझे जादू टोना आता है, तो अपनी जादू से कुछ करो ना। बेटा, उस जादू का कोई असर नहीं होगा। नहीं बाबू, जरूर होगा। कुछ ही देर में सभी भूखी प्यासी आत्माएं जाग उठती हैं और दोनों पर हमला बोल देती हैं। दोनों दर्द से चिल्लाने लगते हैं। तभी रमणी अपनी औजार से जल्दी जल्दी छेनी और हथौड़ी से वार करता है, तो थोड़ा सा उजाला होने लगता है। रमणी लोड़ा समझ जाता है कि खूनी बावड़ी से बचने के तरीके क्या हैं। रमणी अपने बेटे को बोलता है, बेटा जल्दी से अपने औजार का इस्तेमाल कर, तभी हम बच पाएंगे। इस तरह जैसे तैसे दोनों औजार चलाते हैं, वैसे वैसे उजाला होने लगता है और दोनों जल्दी से उस खूनी बावड़ी से जान बचाकर भाग जाते हैं। और उसके साथ ही कहानी खत्म होती है।